ओके, मैं एक बार सबसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऑडियो और स्क्रीन सबको क्लियरली आ रहा है ना? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, ऑलरेडी काफी लोगों के स्कूल में हो चुका है और सिंस बहुत लोगों के हाफ ईयरली में ये आ रहा है चैप्टर, तो इसलिए मैंने सोचा क्वाड्रेटिक को थोड़ा रुक के करते हैं, एक बार पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लेते हैं। ये कंपेयर टू क्वाड्रेटिक ज़्यादा इजी है और जल्दी भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई वढ़ाई करोगे तो। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है हम लोग का, इसको स्टार्ट करते हैं अभी। मैं इस चैप्टर के अंदर में भी किस तरीके से हर चीज़ को कंटिन्यू करूंगा एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि एपी के सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी को। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, थ्योरी को हम लोग पहले पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद में सम इलस्ट्रेशन, मतलब थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो जनरली बाहर का इलस्ट्रेशन होगा। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसके हो जाने के बाद में हम लोग डायरेक्टली जो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन एक एक करके पूरा कवर करेंगे। जैसे हम बाकी चैप्टर्स में कवर करते आ रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन 100% डिटेल में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ये वाला पैटर्न सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसका किसी का भी लाइन क्लियर नहीं रहे वो बीच में मत बोलना, और बाकी जिनका जिनका लाइन क्लियर है आप लोग अपना डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो। और पूछते समय बस एक रिक्वेस्ट है ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स को ऑकवर्ड ना लगे कि आप लोग वही थोड़ा ईयरफोन यूज करना, पंखा के डायरेक्टली नीचे मत बैठना, नहीं तो स्क्रीनिंग नॉइज से क्या होता है कि बहुत लोगों के कान में ही दिक्कत हो जाता है। ठीक है, सो सेइंग ऑल दीज थिंग्स बिगिन करते हैं हम लोग अपना चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो एनसीईआरटी में तो क्या है कि डायरेक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या है कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेने से ज़्यादा ये चैप्टर हम लोग को इंटरेस्टिंग और इजी फील होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जंप नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करूंगा। ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सीक्वेंस, SEQUENCE। पहले हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस का देखो क्या डेफिनेशन है, एनी कलेक्शन of numbers having definite pattern and written in definite order is called sequence. ठीक है, is called sequence। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 1, आप ऐसा सोचो कि 2 4 6 8 डैश 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 कॉमा डॉट 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 दिया हुआ। क्या आप लोग बता सकते हो कि ये जो डैश 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 मैंने लिखा है यहाँ पर हम लोग कौन सा नंबर फिलअप करना चाहिए? 10, 12, 12, 14। 10 12 14। एकदम आसानी से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड। 2 नंबर पे बेटा सोचो कि मैं अगर ऐसा लिखूं कि 1 फिर 4 फिर 9 फिर डैश 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 और फिर डॉट डॉट डॉट, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या फिलअप करना चाहिए? 14, 19, 24, तो 15, सर 16, 15, 16 25 34, और
36 बेटा, शायद 34 नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ही इजीली आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या फिलअप करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। फिर सपोज करो कि मैं एक सीक्वेंस और डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, थर्ड नंबर पे। सपोज करो बेटा 2 3 5 डैश डैश डैश, ठीक है, और फिर डॉट डॉट डॉट। क्या आप बता सकते हैं कि इस वाले गैप में क्या भरना चाहिए? 7 7 11 11 13 7 11 और 13 ओके। तो आप देखो बेटा कि इस टाइप का पैटर्न में अगर नंबर लिखा हुआ रहता है तो कितना इजी होता है ना कि आइडेंटिफाई करना कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि आपको 2 4 6 8 दिखाई दिया तो आप फट से बता दिया कि नेक्स्ट 10 होगा, उसके बाद 12 होगा और उसके बाद 14 होगा, ठीक है। फिर सपोज करो कि 1 4 9 लिखा हुआ था, नेक्स्ट आप बता दिया कि 16 होगा, फिर 25 होगा, फिर 36 होगा। फिर 2 3 5 7 लिखा हुआ था तो आप बता दिए कि 11 होगा, 13 होगा एंड सो। ये आप क्यों बता पाए? क्योंकि ये जो नंबर्स लिखा हुआ था डैश के पहले, ये सारा का सारा नंबर एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा था और एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ था। इसी रीजन की वजह से आप क्या है कि इस वाले कलेक्शन के अंदर में नेक्स्ट क्या आएगा 8 के बाद, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ये सपोज करो कि नेक्स्ट वाले कलेक्शन में 9 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कलेक्शन के अंदर में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, एक ट्रेंड फॉलो हो रहा था, एक रूल फॉलो हो रहा था। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर और ऐसा रूल को फॉलो करा के ऐसे डेफिनेट ऑर्डर में जो भी कोई कलेक्शन ऑफ नंबर्स हम लिखते हैं, उसी चीज को बोला जाता है बच्चों सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस वर्ड का मतलब समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर ओके, तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ 4 नंबर पे, थोड़ा आप लोग सोच के बताना कि ये सीक्वेंस है कि नहीं, ठीक है। 121 3 241 569 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है कि ये सीक्वेंस नहीं है? सर नहीं है ये सीक्वेंस, ठीक है। तो याद रखना कि पहला वाला सीक्वेंस है, दूसरा वाला सीक्वेंस है, तीसरा वाला सीक्वेंस है, लेकिन चौथा वाला सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर का कलेक्शन लिखा हुआ है वो कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, वो कोई डेफिनेट ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर ओके ऑल राइट। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, आगे जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे बेटा इसी के बारे में, द एंट्रीज of the sequence are called terms of the sequence, ठीक है, full stop. They are represented by कुछ सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, T1 T2 T3 T4। मैं T3 को थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। T3 T4 T5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है जो आप यूज कर सकते हो, A1 A2 A3 A4 A5 कॉमा डॉट डॉट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज करो फॉर एन एग्जांपल एक सीक्वेंस लेते हैं हम लोग कि 2 4 6 8 10 फिर 12 फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस सीक्वेंस के अंदर में जो सबसे पहला एंट्री है वो क्या है हम लोग का, सब लोग बताओ जल्दी से। सर 2, ठीक है। तो 2 को बोला जाएगा इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बताओ? फर्स्ट फर्स्ट टर्म। इसको रिप्रेजेंट करने का दो सिंबल
या तो आप इसको T1 सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इसको A1 सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर जो सेकेंड एंट्री है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म। रिप्रेजेंट करने का एक तरीका T2, दूसरा तरीका A2। 6 को हम बोलेंगे थर्ड टर्म। रिप्रेजेंट करने का T3 एक तरीका, दूसरा तरीका A3। ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक एग्जांपल बच्चों और लेते हैं, आप लोग थोड़ा सोच के बताइएगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर, ठीक है। 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट डॉट। इस वाले के करस्पॉन्डिंग जो मैंने अभी सेकंड एग्जांपल ली है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1, सेकंड एग्जांपल में क्या आप लोग बता सकते हैं मेरे को T4 कौन होगा? 16। वेरी गुड। T2 कौन होगा? 4 4। T5 कौन होगा? 25 25। आ गया ना समझ में? ये सपोज करो मैं पूछूं कि A3 क्या होगा इसमें? 9। तो इस तरीके से ये क्या है कि ये कॉमन सिंबल है जो एसोसिएट किया जाता है। जैसे T4 है या T2 है, तो ये कॉमन सिंबल है जो सेकेंड टर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म 4 है, ऊपर वाले सीक्वेंस में भी सेकेंड टर्म 4 है, इस सीक्वेंस में थर्ड टर्म 9 है, लेकिन ऊपर वाले में थर्ड टर्म क्या है? 6 है। तो वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस वेरी करेगा, अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो T4, T2, T5 ये सब जो सिंबल है ये कॉमन सिंबल है जो हम सारे सीक्वेंस के लिए यूज कर पाएंगे। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। एग्जाम्पल 1 में क्या आप मेरे को बता सकते हो कि 12 कौन सा टर्म है और ये 12 का कॉमन सिंबल क्या होगा? T6 और A6। T6 होगा, करेक्ट। समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। ये वाला बात कर लेने के बाद में बेटा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पे, ठीक है। देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। फॉर सम सीक्वेंस, it is possible to represent the whole collection by a single equation or formula, जो भी बोलो आप, ठीक है, of the form Tn is equal to डॉट डॉट डॉट। मतलब अलग अलग सिचुएशन में Tn का अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा तो Tn इक्वल टू समथिंग के फॉर्म का होगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूं इसमें in which on putting n is equal to 1, 2, 3, dot dot dot, we can obtain T1, T2, T3, dot dot dot, that is the terms of the sequence, ठीक है। कि आप 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर करके उसके अंदर में आप टर्म्स को निकाल सकते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। These sequence are called progression, full stop,
and the sequences for which we cannot obtain such formula are just sequence but not progression. फुल स्टॉप। अब देखो इसको मैं पहले एक बार आपको रीड कर लूं, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के सिर्फ अभी ही नहीं, क्लास 11 में भी काम आएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग बना हुआ रहा तो हेल्प करेगा आप लोग। ठीक है, एक बार रीड कर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या एप्लीकेशन है। सर वो बॉक्स में TN लिखा है ना? हाँ, वो TN लिखा हुआ। TN इज इक्वल टू कोई एक स्ट्रक्चर होगा, वो अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग होगा, इसलिए वहां पे कुछ फिलअप नहीं किया मैंने, गैप छोड़ दिया, डॉट 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 छोड़, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है सर। पढ़ना हुआ सबका? एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये हमने कुछ सीक्वेंस का एग्जांपल लिया था। ठीक है, मैं इसको एक सेकंड रुकना आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। अभी ध्यान से एक चीज नोटिस करना, स्क्रीन पर रहना आप लोग सब लोग, और अच्छे से देखना। पहला वाला जो था बच्चों, ये सीक्वेंस था कि नहीं था? हाँ सर। हाँ सर था। ओके, ये सीक्वेंस था। ठीक है, दूसरा वाला भी सीक्वेंस था। हाँ सर। हाँ तीसरा वाला भी सीक्वेंस था। हाँ सर। और चौथा वाला नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं था। ठीक है, अभी पहले वाले में मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, एक जादू। जादू क्या? देखो बेटा, फर्स्ट वाले से एसोसिएटेड मैं एक TN लिखता हूँ 2N। ठीक है, और इस TN के अंदर में आप सोचो कि N इक्वल टू यदि आप 1 डालते हो तो क्या मिलेगा आपको? 2। सब लोग 2। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्राई करो जिनका जिनका लाइन क्लियर है। हाँ, 1 डालने पे क्या मिलेगा बेटा? 2। 2। वो आपको लगता है कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म है? हाँ सर। हाँ सर। N इक्वल टू 2 डालने पे क्या मिलेगा इसमें? 4। 4। वो आपको लगता है कि सीक्वेंस का दूसरा टर्म है? हाँ सर। हाँ सर। N इक्वल टू 3 डालने पे क्या मिलेगा बेटा? 6। 6। लग रहा है कि ये तीसरा टर्म है सीक्वेंस का। हाँ सर। हाँ तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एक सीक्वेंस है, पहला बात। ठीक है, ये कलेक्शन एक सीक्वेंस है, और इस कलेक्शन से रिलेटेड एक हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के अंदर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डालने पे हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिस्पेक्टिव टर्म्स मिलता जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। तो सिंस इसके पास में ऐसा एक एक्सप्रेशन है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस भी है और साथ ही साथ ये प्रोग्रेशन भी होगा। क्या ये बात आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सेकेंड वाले में बच्चों नोटिस करना कि अगर मैं एक ऐसा जनरल टर्म सोचूं कि TN इज इक्वल टू N स्क्वायर, तो आपको लगता है कि N इक्वल टू 1 2 3 4 डालते रहने से हमको अलग अलग टर्म इसी सीक्वेंस का मिलता रहेगा? इमेजिन करो तो सब लोग। हाँ सर। हाँ सर।
तो इसीलिए बेटा ये वाला भी सीक्वेंस भी होगा और साथ में प्रोग्रेशन भी होगा, समझ रहे हो? सेकेंड वाला जो है वो भी सीक्वेंस भी है और क्या है वो प्रोग्रेशन भी। लेकिन क्या आप थर्ड वाले से रिलेटेड ऐसा कोई टीएन सोच सकते हो? नहीं सर। नहीं सर। तो आंसर इसके नहीं सोच पाओगे, मैं एकदम एश्योरेंस देता हूँ कि नहीं सोच पाओगे, क्योंकि प्राइम नंबर का आज तक कोई जनरलाइजेशन कर ही नहीं पाया। बात आया समझ? तो जो थर्ड वाला है वो सीक्वेंस तो है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। बात आ रहा है समझ आप लोग को? प्रोग्रेशन ये थर्ड वाला नहीं है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और ये क्यों प्रोग्रेशन नहीं है वो समझ में आया? कोई बता सकता है मेरे को कि ये क्यों प्रोग्रेशन नहीं है? सर फॉर्मूला में नहीं है। क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ रहा हाँ सर। सर। हाँ सर। तो एक बार मैं बोल देता हूँ, देखो कि सीक्वेंस का मतलब होता है एक डेफिनेट पैटर्न में लिखा हुआ नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है? ये सीक्वेंस का मतलब है। तो ये भी सीक्वेंस है, ये तीनों सीक्वेंस है यहाँ, ठीक है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि अगर उस डेफिनेट कलेक्शन से रिलेटेड कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करे जिसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 डालने से उसका सारा नंबर्स जो टर्म्स है वो निकल के आने लग जाए, तो उस टाइप के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। लेकिन जिस केस में सपोज करो कि ऐसा जनरल टर्म ना निकल पाए, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये केवल सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है? अब मैं एक ट्रू एंड फॉल्स आप लोग से पूछूंगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा। एवरी सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस? ट्रू, वेरी गुड, ट्रू। तो आई थिंक कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया, और अब ये कहानी भी समझ में आ गया होगा। एक बार चाहो तो हाँ और इसको पढ़ लो, तो ताकि मतलब क्या है कि और कंफर्म हो जाओ आप लोग की समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और रीड कर लो, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। सर एक बात बोल रहे हैं। बोलो बेटा। सर आज वो क्लास के लिए मेरे को लिंक नहीं मिला था, तो मतलब हमको तो शुभम फोन करके बोला कि हम क्लास ज्वाइन नहीं किया, हमको पता ही नहीं है। तो सर आगे का पार्ट मिस हो गया, आप एक बार करवा दीजिए ना। चलो एक बार सब लोग देखो कि ये सारा क्लियर है, एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट। तो अब मैं इससे रिलेटेड 2-3 आप लोगों को नोट बताता हूँ, ये नोट आप लोग के फ्यूचर में काम आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। नोट में नंबर 1 नोट कि टी एन जो होता है ना, जिस फॉर्मूला के बारे में अभी हम लोगों ने बात करा, इसका एक नाम होता है। टी एन इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, nth टर्म। कौन सा टर्म बताओ बच्चों? nth टर्म। nth टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, तो इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है, तो ये इसलिए कौन सा टर्म हो जाएगा? nth टर्म। nth टर्म के साथ साथ और एक दो नाम है जिससे इसको संबोधित किया जाता है, इसको एड्रेस किया जाता है। वो एक नाम है जनरल टर्म, जनरल टर्म, और एक और नाम है इसी चीज का लास्ट टर्म। तो कभी भी ये सारा नाम मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। टीएन का मतलब क्या हो जाएगा? nth टर्म भी बोल सकते हो, जनरल टर्म भी बोल सकते हो, और साथ में क्या बोल सकते हो? लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। क्या ये नोटेशन सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ हाँ या ना। सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। इसी तरीके से क्विकली आप लोग रिस्पॉन्ड किया करो, वेरी गुड। 2 नंबर पे देखो बेटा, फॉर ऑब्टेनिंग, ये तो पता ही है आप लोग को, फिर भी मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। ऑब्टेनिंग एनी specific term of the sequence, any specific term of the sequence from Tn, from Tn, we must replace
n by the term number। ठीक है, देखो तो ये वाला बात एक बार रीड करो तो आप लोग, फिर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि इसमें क्या बोला जा रहा है आप लोग। रीड करना हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। एग्जांपल है, मानो कि वही 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है सपोज करो। तो इस सीक्वेंस का बच्चों ऑब्वियसली टीएन क्या होगा, हम लोगों ने अभी ऊपर ऑब्जर्व किया था। बताओ सब लोग क्या होगा इसका टीएन? n n²। ठीक है, अब इस सीक्वेंस का बेटा यदि मेरे को सपोज करो कि 50th टर्म चाहिए, 50th टर्म, अगर मैं ये आप लोगों से पूछूं तो बताओ तो आंसर क्या होगा इसका? 50 स्क्वायर 2500। T50 इज इक्वल टू 50 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, मैं एक रिक्वेस्ट वापस करूंगा, जिनका लाइन क्लियर नहीं है बेटा आप प्लीज थोड़ा सा खुद को म्यूटेड ही रखो, ठीक है। हाँ, बाकी लोग देखो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2500। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। कोई बेटा मेरे से पूछे कि इसका 10th टर्म क्या होगा, सर 10 स्क्वायर 100। बताओ आप लोग। 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि डायरेक्टली 100। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं चीज को और बेटर वे में समझने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि कभी टीएन का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है कि टीएन इज इक्वल टू 2n+3 ऐसा दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये टीएन का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द 21st टर्म, ठीक है, तो बताओ तो क्या करोगे? n का जगह में पुट कर देना तो 40 21 इज इक्वल टू 2 into 21 plus 3 which is equal to 42 plus 3 which is equal to 45। रिस्पॉन्ड करो, ये पूरा मेथड आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आया सर। मतलब अगर आपको टीएन मालूम रहेगा तो आपको लगता है कि आप सारा का सारा टर्म निकाल पाएंगे, जो भी टर्म वो पूछेगा आपसे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आई थिंक ये वाला बात सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब फाइनली बच्चों हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, जिस चैप्टर का एक्चुअली नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बच्चों आपके चैप्टर का नाम है। अब यहाँ नाम में जैसे आप लोग देख सकते हो कि प्रोग्रेशन वर्ड है, तो हम लोगों ने समझा अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक डेफिनेट ऑर्डर के तहत लिखा हुआ, एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता हुआ एक कलेक्शन ऑफ नंबर, जिससे रिलेटेड हमारे पास में क्या हो? जनरल फॉर्मूला। क्या ये वाला बात सबको समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड कर एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, तो अब देखो बच्चों, मैं एक स्पेशल सिचुएशन आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उसी सिचुएशन को हम लोग बाद में जाके देखेंगे कि उसको एपी बोला जाता है। ठीक है, सपोज करो बच्चों कि मेरे पास में दो नंबर है, एक नंबर है 2, ठीक है, और एक नंबर है 5। एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5। और मैं क्या करता हूँ ना कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? 2 में बार बार 5 को ऐड करके बनाता हूँ। देखना ध्यान से, मैं कलेक्शन कैसे बनाता हूँ। 2 में बार बार 5 को ऐड करके बनाता हूँ। तो पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 2 + 5, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा 2 + 5, एक बार तो 5 ऐड कर लिया, एक और बार 5 ऐड करूंगा, फिर मैं ऐसे ही करके 2 + 5 + 5 + 5 एक बार और 5 ऐड करूंगा और ऐसे चलता जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा करने पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा बताओ? 2 7 12 17 एंड सो ऑन।
और अगर मैं इस कलेक्शन में आप लोगों से पूछूं कि बच्चों बताओ 2, 7, 12, 17, कॉमा डैश 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 कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो क्या आप बता सकते हैं मेरे को कि इन डैश में क्या भरा जाएगा? 22, 37, 22, 27, 37, 32. 32। ओके, आप लोग बताओ कि कैसे किए इसको, आप लोग क्या सोचे आप लोग? सर +5 ऐड करते क्या? 10+5 ऐड करते गया सर. सिंपली 5 ऐड करते गए। तो इस टाइप का जो भी बेटा कलेक्शन ऑफ नंबर होता है ना, कि जिसमें आपको नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए, जैसे 2 से 7 जाने के लिए आपने इसमें क्या किया, +5 किया। फिर 7 से 12 जाने के लिए आपने फिर क्या किया, इसमें +5 किया। फिर 12 से 7 जाने के लिए आपने इसमें क्या किया, +5 किया। तो इस टाइप का जो भी कलेक्शन होता है जिसमें नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए आपको बार बार प्रीवियस टर्म के अंदर में कुछ ना कुछ फिक्स नंबर ऐड करना है। जैसे यहाँ पे वो फिक्स नंबर कौन है, 5। बोलो बच्चों, आ रहा है बात समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर. हाँ सर। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास में 2 फिक्स नंबर हो, ठीक है, और हमारे पास में एक ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर हम लोग बनाए उन दोनों नंबर के मदद से, और कलेक्शन बनाने का तरीका क्या होगा कि फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने के लिए हमने उसमें कुछ ऐड किया होगा, फिर सेकेंड से थर्ड जाने के लिए हमने सेम नंबर फिर से ऐड किया, थर्ड से फोर्थ जाने के लिए हमने सेम नंबर फिर से ऐड किया, और ऐसे कर करके सेम नंबर बार बार ऐड कर करके अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसा करने से जो कलेक्शन बनता है उस कलेक्शन को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर. ओके, इसमें एक नोमेनक्लेचर है, उसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। जो सबसे पहले लिखा जाता है बच्चों, इस चीज को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं इसको बताओ? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म। और जो बार बार आप रिपीटेडली ऐड करते रहोगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंट अपने टर्म्स को ऑब्टेन करने के लिए, इसको बोला जाता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको बताओ? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को जनरल रिप्रेजेंट करने का एक उसका सिंबल होता है, उसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? स्मॉल ए. स्मॉल ए। और कॉमन डिफरेंस को बच्चों हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? स्मॉल डी। तो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. ओके ओके, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन जनरल जो एपी का डेफिनेशन है वो आप लोगों के लिए लिखता हूँ स्क्रीन पे। थोड़ा ध्यान से देखना, कहीं पर अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है सबको 100% क्लियर हुआ है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. सर कॉमन डिफरेंस वाले का अभी बताइए ना। कॉमन डिफरेंस वाला बेटा बात ऐसा है कि जो नंबर आप रिपीटेडली बार बार, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने के लिए आपने क्या किया, 5 जोड़ा। हाँ फिर सर। सेकेंड से थर्ड जाने के लिए आपने क्या किया, फिर से 5 जोड़ा। हाँ फिर सर। यहाँ से नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए आपने क्या किया, फिर से 5 ऐड किया। तो आप एक फिक्स नंबर बार बार ऐड कर करके आगे बढ़ रहे हो ना। हाँ सर। तो जब कभी भी इस टाइप से कोई कलेक्शन जनरेट किया जाता है, कोई प्रोग्रेशन जनरेट किया जाता है, तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और जो बार बार रिपीटेडली कांस्टेंट नंबर जो ऐड किया जाता है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इन जनरल। इफ वी हैव two fixed numbers, two fixed numbers, say A and D। एक नंबर A होगा और एक नंबर D होगा, ठीक है। देन द कलेक्शन of numbers formed by
formed by repeated addition of D in A, या इन से बेटर रहेगा कि टू बोल दो, रिपीटेड एडिशन ऑफ D to A will be called arithmetic progression. ठीक है, जनरल अपीयरेंस, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लो, अपीयरेंस से ज्यादा बेटर वर्ड होगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी विल बी, ध्यान से देखना, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड AP whose first term is equal to A and common difference is equal to D। बच्चों रिस्पॉन्ड करो, आया समझ यहाँ तक कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, क्या हम इस A को इसका T1 बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या हम A प्लस डी को बेटा T2 बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। क्या हम A प्लस 2D को T3 बोल सकते हैं? हाँ सर। क्या हम A प्लस 3D को T4 बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा जो मैं बोलने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। T4 में क्या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि D का कोफिशिएंट क्या है? 3 गुड। T3 में D का कोफिशिएंट क्या है? 2 T2 में D का कोफिशिएंट क्या है? 1 और T1 में D का कोफिशिएंट क्या है? 0 0, क्योंकि D तो है ही नहीं। तो क्या यहां से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं कि फॉर द AP the general term और nth term और लास्ट टर्म, और इन सारे का मतलब क्या होता था? TN ही तो होता था। TN विल बी इक्वल टू A प्लस D का कोफिशिएंट आप लोग गेस करो तो क्या होना चाहिए? ND। गलत बेटा, N माइनस 1D। देखो यही चीज मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला था आप लोगों से। T4 में आप देख सकते हो कि आपके कोफिशिएंट कितना है? 3, 4 से एक कम। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। 3 में कितना है कोफिशिएंट? 2। 3 से एक कम है ना। T2 में कितना है कोफिशिएंट? 1। 2 से एक कम। ठीक है, तो उसी तरीके से TN के अंदर में D का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? N से एक कम, N माइनस 1। क्या ये सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। बच्चों की पूरा क्लियर हुआ? सर हाँ, अगर फिर से समझा सकते हैं क्या? कौन सा पार्ट बेटा? सर ये फॉर्मूला। फॉर्मूला, बिल्कुल। आप यहाँ देखो बेटा, स्क्रीन पर देखो, मैंने जो ऊपर लिखा है इसमें क्लैरिटी, मतलब एक बात पहले ये बताओ, आपको यहाँ तक का लाइन क्लियर है आपको?
हाँ सर। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि ये T4 में मतलब और ये जो मैंने मार्किंग करा है T1, T2, T3, T4, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं सर। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि T4 का जो एक्चुअल टर्म है उसमें आपको D के कोफिशिएंट में क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा नंबर है D से मल्टीप्लाई? 3। वो 4 से एक ज्यादा है, 4 से एक कम है कि 4 के बराबर है? 4 से कम। वेरी गुड। T3 में बेटा देखो तो D के कोफिशिएंट में क्या नंबर है? 2। 3 से ज्यादा है, 3 से कम है, बराबर है, क्या है? एक कम। एक कम। T2 को भी ऑब्जर्व करो तो बताओ मेरे को। 1। तो क्या हुआ? एक कम हुआ T2 से, मतलब 2 से एक कम हुआ, 2 के बराबर हुआ, 2 से ज्यादा हुआ, क्या हुआ? 2 से कम। एक कम। तो n का जब हम लोग लिखेंगे ना ऐसा एक्सप्रेशन, तो आपको लगता है कि जो D का कोफिशिएंट है वो n से एक कम होना चाहिए? हाँ सर। तो इसीलिए Tn इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो बच्चों, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब सब लोग थोड़ा एनर्जी वाला रिस्पॉन्स दो एक बार कि क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। सर चलो बहुत बढ़िया। तो आई थिंक कि यहाँ तक का सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? और घबराओ मत, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। ये मैं थ्योरी इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं हो आप लोगों को, ठीक है? तो इसके साथ में देखो बस एक दो छोटा मोटा बात है जो बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों के हेल्प करेगा। वो सारा बात मैं एज अ नोट इसके नीचे लिखना चाहता हूँ। 3 पॉइंट है बस, वो 3 पॉइंट लिख के, ये 3 भी नहीं है, एक ही पॉइंट समझो, ठीक है? मतलब 2 पॉइंट हम लोग लिख देते हैं और 2 पॉइंट के बाद में हम लोग क्वेश्चंस के साथ में बिगिन करेंगे, ठीक है? नोट एकदम ध्यान से सुनना और ये सारा चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है? द फर्स्ट टर्म, नोट नंबर 1, द फर्स्ट टर्म of NEAP is denoted by small a, ऊपर मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, denoted by small a, and the common difference is denoted by small d। ये सिंबल हमेशा माइंड में याद रखना। ये स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म और स्मॉल d मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या ये वाला बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, नोट नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? नोट नंबर 2 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। इफ T1, T2, T3, dot 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 Tn are n terms of NAP। सपोज करो कि T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 Tn तक एक कलेक्शन ऑफ नंबर आपके पास में लिखा हुआ, और ये जो कलेक्शन है बच्चों ये एक AP का कलेक्शन है। अगर ये बात सच है तो याद रखना देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं रेड कलर से लिखता हूँ, सब लोग ध्यान से समझो इसको। देन T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 डॉट डॉट डॉट, ये सारा आप लोग को लगता है कि इक्वल होगा एक दूसरे से? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? डी। कॉमन डिफरेंस, दैट इज स्मॉल डी। ये वाले पॉइंट में किसी को डाउट है कि एक बार पूछो मेरे से, अगर डाउट है तो। ये क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसमें बस याद रखना कि ये जो फॉर्मेट है ना बच्चों, ये फॉर्मेट होना चाहिए एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, ठीक है? दैट इज बाद वाला माइनस पहले वाला। इसमें गड़बड़ मत करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बच्चे कैसे गड़बड़ करते हैं इसके अंदर में, ठीक है? सपोज करो नंबर 1, 2
5, 8, 11 dot 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 is an AP. Find the common difference. बताओ तो क्या होगा? तो 3. 3. CD is equal to 3. Very good. Number 2, 10, 7 या 7 रहने दो, ऐसा करूं कि 10 फिर 6 फिर 2 फिर -2 डॉट डॉट डॉट. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका CD क्या होगा? Minus. -3. फाइंड CD. -4 की 4? तो -4. -4. अब जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इसका भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, वो 10 - 6 कर देते हैं. उनको तो लगता है कि डिफरेंस है बस, तो वो 10 - 6 4 लिख के और खुश होते रहते हैं. लेकिन ये गलत है बच्चों. क्या ये गलती आप लोग करोगे? बोलो मेरे को हाँ या ना. नहीं सर. नहीं सर. हमेशा हम लोग को कौन सा फॉर्मेट में काम करना है बेटा? बाद वाला माइनस पहले वाला. आप कोई भी पेयर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इस पेयर से भी निकाल सकते हैं, इस पेयर से भी निकाल सकते हैं, इस पेयर से भी निकाल सकते हैं. कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. बस निकालने का तरीका क्या होगा? बाद वाला माइनस पहले वाला. क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 6 - 10 का वैल्यू भी -4 होगा, फिर 2 - 6 का वैल्यू भी -4 होगा, -2 - 2 का वैल्यू भी -4 होगा. तो क्या ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि T1, T2, T3 डॉट 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 Tn तक अगर ये AP में है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म या फिर बाद वाला माइनस पहले वाला, इस फॉर्मेट में अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस का वैल्यू किसके बराबर होगा? कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा. क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. ओके. तो यहाँ पर बच्चों आप लोग का नोट वोट खत्म. और आप ऐसा समझिए कि थ्योरी का पहला पार्ट आप लोग का खत्म. मतलब 2 ही थ्योरी है इसके अंदर में, एक थ्योरी हम लोगों ने अभी पूरा सल्टा लिया. अब हम लोग करना है बेटा क्वेश्चंस. ठीक है, एकदम तेजी से क्वेश्चंस करेंगे. देखो आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए स्क्रीन पे. ठीक है, 10 सेकेंड टाइम है आप लोग के पास में, आप लोग देख लो और फिर आप लोग का जिसका जिसका लाइन क्लियर है आप लोग मेरे को आंसर बताने में हेल्प करना. ठीक है, पहले रीड कर लो सब लोग, मैं 10 सेकेंड वेट कर रहा हूँ. करें? बताओ. हाँ सर. ओके, ऑल राइट. तो सब लोग सोल्यूशन देखो बेटा. पहले Tn इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 3n² + 1. क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे इसका? सर इनका वैल्यू में पुट करना पड़ेगा. तो T1 क्या हो जाएगा? +1. दिस इज इक्वल टू 3 + 1 4. T2 कितना हो जाएगा? 3 × 2² + 1 विच इज इक्वल टू 13. T3 कितना हो जाएगा? 3 × 3 का स्क्वायर + 1 विच इज 28. T4 कितना हो जाएगा? 3 × 4 का स्क्वायर + 1 विच इज इक्वल टू 49. T5 कितना हो जाएगा? 3 × 5 का स्क्वायर + 1 विच इज इक्वल टू 76. बताओ बच्चों, पहले तो ये बताओ कि ये T5 तक जो मैंने निकाला, क्या इसका अंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर है सबको? हाँ सर. ओके बेटा. अब एक क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है कि ऑल्सो चेक वेदर दे फॉर्म एन AP और नॉट. क्या ये लोग AP में है कि AP में नहीं है? तो आप लोग बताओ कि AP होने के लिए क्या नेसेसरी था कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए था? सेम. अब यहाँ पर देखो बच्चों, T2 - T1 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो. 13 - 4 विच इज इक्वल टू 9. और T3 - T2 का वैल्यू कितना होगा? 28 - 13 विच इज इक्वल टू 15. क्या ये लोग इक्वल है कि अनइक्वल है? सर इनइक्वल है. T2 - T1 is not equal to T3 - T2. Hence, it is AP, it is not AP. इट इज नॉट AP. Not AP. क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार एक स्वर में हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ओके, ऑल राइट. तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया. ठीक है,
अब हम लोग इसी टाइप का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों को, बताओ तो जल्दी से, पहले पढ़ लो आप लोग, रीड कर लो। सबको दिखाई तो दे रहा है ना क्लियरली? रिस्पॉन्ड करो तो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। स्टार्ट करें? हाँ सर। चलो बताओ तो, फर्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेंगे? पहले T1 फिर एक n का वैल्यू में 1 पुट कर देना है। T1 क्या हो जाएगा? 5 into 1 plus 2 which is equal to 7। T2 बताओ तो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सर 5 into 2 plus 2 which is equal to 12। T3 कितना हो जाएगा? 5 into 3 plus 2 कितना हो जाएगा वो? 17। वेरी गुड। T4 कितना हो जाएगा? 5 into 4 plus 5 into 4 plus 2 22 कितना हो जाएगा? 22। 22। T5 कितना हो जाएगा? 5 into 5 plus 2 20 which is equal to 27 27। अब आप बताओ, इसको ऑब्जर्व करके क्या आप लोग को लग रहा है कि ये एपी है? हाँ सर। हाँ सर तो लिखेंगे कैसे इसको? सिंस T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 is equal to T5 minus T4। मतलब सारा दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम है, और वो कितना है? 5। तो therefore it is an AP कि it is not an AP? It is an AP। क्या सबको समझ में आया? एक स्वर में बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। पहले तो 1 हमने कर लिया कि फर्स्ट 5 टर्म हमने फाइंड कर लिया, 2 हमने कर लिया चेक इट इज एन एपी और नॉट, और थर्ड दिया हुआ कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 5 into 30 plus 2 बस देखो, वेरी गुड अस्मित। T30 is equal to 5 into 30 plus 2 and yes you are correct, 152। क्या ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर। ऑल राइट। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन हड़बड़ाना नहीं है हम लोग को, सबको करेक्ट आंसर देना है एकदम, ठीक है? देखो क्वेश्चन पढ़ो। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, सब लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में हम लोगों को। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट इज द एपी, ठीक है? ये मैं फालतू लिख रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम में इतना नहीं लिखने से भी होगा। द एपी इज 3, 5, 7, डॉट डॉट डॉट। क्या इस एपी को देख के बच्चों आप लोग मेरे को ए का और डी का वैल्यू बता सकते हो कि इसका ए कौन होगा और इसका डी कौन होगा? हाँ सर। सर A3 होगा और डी D2 होगा। और D2 होगा। D2 होगा। ये सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर ओके, nth टर्म का बच्चों मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आप लोग? Tn इज इक्वल टू क्या होता था? a प्लस n माइनस 1 बाई। देखो ये सबको याद है कि नहीं याद है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना? हाँ सर याद है। याद है, ओके। अब एकदम ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करने वाले। अब हम लोग a के जगह पे उसका वैल्यू डाल देंगे। कितना है a का वैल्यू? 3। n माइनस 1 का n माइनस 1 छोड़ देंगे। d के जगह पे उसका वैल्यू डाल देंगे। कितना है वैल्यू? 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3 plus 2 and minus 2 माइनस 2। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा? 1, मतलब 2n plus 1। ये है बच्चों हम लोग का tn। बोलो आया समझ, नहीं आया? हाँ सर हाँ सर। और बच्चों ये बोल रहे हैं कि 16th टर्म फाइंड करो। तो 16th टर्म जब tn मिल गया हम लोग को, तो t16 निकाल सकते हैं क्या इससे? बताओ तो। हाँ हाँ सर। सर। 16 plus 1। हाँ सर हाँ सर। 16 plus 1 which is equal to कितना? 33। ओके, तो सब लोग ईमानदारी से बताओ कि क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। लास्ट लाइन समझ नहीं आया थोड़ा। कौन सा लाइन बेटा? सर वो
T16 equals to 2.16 एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। बेटा 2.16 नहीं है, वो 2 into 16 है। यहाँ TN मिल गया ना हम लोग को, हाँ सर। तो n के जगह अगर 16 बिठाओगे तो राइट हैंड साइड में भी n के जगह पे क्या बिठेगा? 16 ही बिठेगा। 16 ही बैठेगा सर। तो 2 into 16 plus 1। सर समझ गया। ये सबको क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या सर ना। एक और बात पूछना है सर, जैसे हम लोग यहाँ पे TN पुट के है, हम लोग AN भी करके लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, आप लोग AN भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार, क्लियर है ये पूरा का पूरा यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। सर Clear है sir। clear है। ओके, वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन पुट करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से उसको सुनो और सब लोग हम लोग मिलके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो। 3, 8, 13, dot 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 is an AP, ठीक है? फुल स्टॉप। फाइंड द 20th टर्म, ठीक है? इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बताओ तुम? सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 3 हम लिखेंगे कि हियर a इक्वल टू 3 और d कितना होगा हम लोग के लिए? 5 वेरी गुड। और हमको क्या चाहिए? 20th टर्म, है ना? तो मतलब हमको क्या चाहिए? T20। ब्रो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, Tn का वैल्यू क्या था? Tn का वैल्यू था a प्लस n-1 इंटू डी, जिसका सिंपल सीधा साधा लॉजिक आप ऐसा समझो कि a प्लस डी के कोफिशिएंट में टर्म नंबर से एक कम, 1 यूनिट कम, तो T20 का मतलब क्या होगा? a प्लस 19d। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। क्या आपको a पता है? क्या आपको d पता है? हाँ सर। a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू बच्चों कितना? 5। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 95 विच इज इक्वल टू 98। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जितना मैंने अभी ऊपर कराया आप लोग को, ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं एक बार। सर। हाँ बेटा बताओ। तो यहाँ पे स्मॉल एन 20th टर्म है ना? नहीं समझा, मैं फिर बताऊं। सर स्मॉल एन 20 हो गया ना? हाँ, स्मॉल एन 20 हो गया, करेक्ट, क्योंकि 20th टर्म ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो स्मॉल एन को हम लोगों ने 20 मान लिया, करेक्ट, ठीक है? हाँ सर। बच्चों मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, ये वाला लाइन सबको क्लियर हुआ ना, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी का जो एपी का पहला एक्सरसाइज है उसका ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं बस क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज कंप्लीट करके, इसमें 4 पार्ट है, और फिर क्लास को एंड कर दूंगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि इसमें क्या दिया है, पढ़ लो फिर डिस्कशन करते हैं। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ओके, इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, ठीक है? तो आप देखो, पहला सिचुएशन हम लोग को दिया हुआ है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है? तो अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है बच्चों, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपीज। कोई अगर 2 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 15 + 8 23। 15 + 8, ठीक है? स्टूडेंट जिनका लाइन क्लियर नहीं है, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप लोग अटेम्प्ट मत करो, अदर पार्टिसिपेंट्स को परेशानी होता है उससे। हाँ, 15 प्लस कितना बच्चों? 8। अगर कोई, अच्छा 15 + 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23। अगर किसी को 3 किलोमीटर चलना है तो उसको कितना देना पड़ेगा? 15 + 8 + 8
ये ऐसा कह सकते हैं कि 23 23% 2 किलोमीटर का जितना पैसा देना पड़ा और प्लस 8 रुपीज और, तो कितना हो जाएगा ये 31। अब आप लोग जज करो कि ये एपी है कि एपी नहीं है। यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व्ड इज 15, 23, 31 एंड सो ऑन, और देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो। क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, सेकंड नंबर। पढ़ना हो गया सबका? हाँ सर। चलो देखो थोड़ा ध्यान से हाँ देखना। सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में रहता है, सारे स्टूडेंट से ही मैं एडवाइस करूंगा सबको एकदम ध्यान से सुनना, ताकि एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ, स्टार मार्क कर देता हूँ। इसमें शुरू में कितना एयर है ये हम लोग को बताया हुआ है क्या, या नहीं बताया हुआ? नहीं बताओ सर। नहीं बताया हुआ। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि एक बार मान लेते हैं कि लेट द इनिशियल एयर is equal to 10,000 cm3। जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि 10,000 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर में रहा हो। तो जब शुरू में आप देखोगे, ठीक है, एकदम टाइम 0 पे, तो उस टाइम पे कितना एयर दिखाई देगा आप लोग को? $10,000 cm3। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। एक यूनिट टाइम के बाद में इसमें बोला जा रहा है कि 1/4 जो है वो उसका रिमूव कर दिया जाता है। तो बेटा अगर 1/4 रिमूव कर दिया जाता है तो क्या होगा? देखो पहले तो आप 10,000 का 1/4 निकाल लो, ठीक है, कट के कितना आएगा? 2500। 2500। तो इतना तो रिमूव हो गया, तो बचेगा कितना? 7500। 7500। वेरी गुड। फिर बेटा जब टाइम 1 यूनिट और पार हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, या आप ऐसा समझो कि मतलब सिर्फ कंफ्यूज क्या हो गया आप लोग, आप ऐसा सोचो कि टर्म 1 जो सबसे पहले हम लोग को दिखेगा वो ये दिखेगा, टर्म 2 हम लोग को ये दिखेगा, टर्म 3 पे थोड़ा फोकस करते हैं। अब टर्म 2 का वैल्यू कितना है? 7500। उसका 1/4 कितना होगा? 75 into 25 कितना? 5000। 5000 तो शायद ही होगा बेटा। कितना? 1875। 1875। वही मेरे को भी लग रहा है 1875 होगा, ठीक है। और बेटा अगर 7500 में से 1875 हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या होगा? कितना बचेगा बताओ? सर 6625। 6625। ये करेक्ट है? सब लोग कंफर्म करो। सर नहीं है 5725। 56 तो 5625 5625। 5625। यस, अब करेक्ट लग रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। 5625। तो 3 टर्म मैंने निकाला कि अगर मैं शुरू में मान के चलूं कि 10,000 सेंटीमीटर क्यूब एयर है उसके अंदर में, तो पहला टर्म होगा 10,000, दूसरा टर्म होगा 7,500, तीसरा टर्म होगा 5,625। अब आप लोग बताओ कि ये एपी का फीलिंग दे रहा है आप लोग को कि एपी का फीलिंग नहीं दे रहा? सर नहीं दे रहा। सर नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। तो यहाँ पे नंबर हो गया हम लोग का 10,000, 7,500 और 5,625 ... Therefore it is not an AP। बोलो बच्चों, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट बेटा ये वाला पढ़ो इसको फटाफट। और डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिखाई देगा आप लोगों को? 150। 150 150। सेकेंड टर्म क्या दिखाई देगा?
200 50 सॉरी 50 रुपए से बढ़ेगा ना बेटा, हाँ सर तो 200। थर्ड टर्म क्या दिखाई देगा? 250 250 250। ओके। फोर्थ टर्म 300 300। ठीक है। अब आप लोग बताओ कि ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये एपी का फीलिंग दे रहा है कि एपी का फीलिंग नहीं दे रहा? सर एपी सर दे सर रहा है। ये क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, और इट इज एन एपी। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर सर हाँ सर। हाँ सर। ओके। ये फोर्थ वाले के बारे में सोचो बच्चों, पढ़ो। हुआ पढ़ना? हाँ सर हाँ ओके। सर अब थोड़ा ध्यान से सुनना। टर्म 1 इसमें कितना आएगा आप लोगों को? सर एक 10,000 into सुनना। 1 10,000 प्लस 8/100 इंटू 10,000। ठीक है। ये हो गया आप लोग का प्रिंसिपल और ये हो गया आप लोग का इंटरेस्ट। ठीक है। तो कुल मिला के 2 0 यहाँ से कट जाएगा और इट विल बी 10,800। ठीक है। क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर ओके। टर्म 2 जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर सिनेरियो होता है तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, मतलब सॉरी, फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपका अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। बच्चों ये बात पता है नहीं पता है आप लोग को? पता है सर हाँ सर। पता है सर। ओके। तो इस बार क्या होगा? 10800 प्लस 8/100 इंटू 10800। 0 0 कट जाएगा इस बार भी और हम लोग को मिलेगा 10800 प्लस 8 इंटू 864। तो 864 आएगा शायद ये वाला। तो ये हो जाएगा 1164 664। हाँ 664 होगा 664। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर ओके। अब इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ, उसको ध्यान से थोड़ा आप सोचना। ठीक है। कि ये प्रिंसिपल दोनों केस में सेम था कि चेंज हो गया? सर चेंज हो गया। सर चेंज हो गया चेंज हो गया। और जो इंटरेस्ट था वो दोनों केस में सेम आया कि अलग अलग आया? पहले वाले में आप देख सकते हो कि 800 रुपीज आपका इंटरेस्ट था और दूसरे वाले में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 864। ठीक है। समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर हाँ हाँ सर। सर T3 अगर बच्चों निकालें तो क्या आएगा? मतलब इतना एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, अभी मैं एक नोट आप लोग को लिखा दूंगा, वो बस याद रखना है। 11664 प्लस 8/100 इंटू 11664। देखो तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर ये बच्चों कितना आ जाएगा? 11664 प्लस 8 इंटू 116.64 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपके 11664 प्लस कैलकुलेट करने पे 933.12। ठीक है। और इन दोनों को यदि ऐड कर दोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 12597.12। तब आप लोग देखो कि ये तीनों टर्म में अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखते हो तो सेम मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? सर अलग 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 मिलेगा। अलग तो इसको एपी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं सर नहीं। इट इज नॉट एन एपी। ठीक है। अब एक नोट में बता रहा हूँ इससे रिलेटेड,
जो आप लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना, ठीक है, कि इफ वी टॉक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट SI, then the numbers will form an AP, and in case of compound interest, the numbers will not form AP. क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। विल नॉट फॉर AP। तो ये आप हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब आज के क्लास के लिए इतना ही, बस इतना सा याद रखना कि आज मैं छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क इज कि ट्राई ऑल द एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 5.1। होमवर्क मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो, और AP के चैप्टर में मैं आप लोग सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ईमानदारी से होमवर्क करके आओगे, ठीक है। टुडेज होमवर्क इज एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। 2 ही एग्जाम्पल है, ये आप लोग को घर से ट्राई करके आना है। देखो एग्जाम्पल 2 तक ट्राई करके आना, ये रहा एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, बस 2 ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको आप लोग घर से करके आना। तो अगले क्लास में हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया आप लोगों को, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। क्या ये होमवर्क क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है बेटा, आज के लिए फिर इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में स्क्रीनशॉट